नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज चर्चा बांग्लादेश की। पड़ोसी देश बांग्लादेश में कल जो कुछ भी घटित हुआ वो बहुत चिंताजनक है। बांग्लादेश की जो अपनी आंतरिक स्थिति है उसके लिए भी चिंताजनक है, तो बांग्लादेश का आंतरिक मामला भी कह सकते हैं। लेकिन ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। और साथ ही बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है यानी कि हिंदू, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बांग्लादेश के हिंदू इस सत्ता परिवर्तन के बाद पूरी तरह असुरक्षित हो गए हैं। मंदिर असुरक्षित हो गए हैं। धार्मिक स्थल सभी पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से आरक्षण आंदोलन को लेकर तनाव की स्थिति थी। वहाँ के जो छात्र थे वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। जो शेख हसीना की सरकार ने आरक्षण की घोषणा की थी, वो आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनके परिवार या पूर्वज 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी थे। उनके वंशजों को ये आरक्षण दिया जाना था। इसका प्रबल विरोध हुआ और विरोध इतना उग्र हो गया कि वह हिंसा में परिवर्तित हो गया। और उसकी परिणति ये हुई कि कल भारी संख्या में, कहा जाता है लगभग 2 लाख लोग ढाका में कूच करके पहुंच गए और वहां से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। वो भारत आई हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में कि ये जिस तरह से घटित हुआ और वहां की सेना ने जिस तरह से अराजक तत्वों का साथ दिया, उग्रवादियों का साथ दिया, उन्होंने अतिवादियों का साथ दिया। जो लोग जमात इस्लामी नाम की वो संस्था जिसने इस आंदोलन के पीछे से भूमिका निभाई और छात्रों को उकसाया, जो छात्र शिविर नाम का संगठन है जिसने ये आंदोलन चलाया, ये जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग है। इस जमात इस्लामी का रोल ये रहा है कि 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब इसने पाकिस्तान का साथ दिया था और मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। इन्हीं कट्टरवादियों ने आज इस स्थिति में पहुंचा दिया बांग्लादेश को कि एक बार फिर वही स्थिति हो गई जो 1971 में थी। 1971 में भी पाकिस्तान के कब्जे में था पूरा बांग्लादेश, रूढ़िवादियों के कब्जे में था, जिहादियों के कब्जे में था। और एक बार फिर भारत ने जो कुछ किया 1971 में बांग्लादेश के लिए, जो युद्ध लड़ा, भारी कीमत चुकाई भारत ने भी, नुकसान हुआ, आर्थिक क्षति भी हुई, युद्ध में खर्चा होता ही है, सैनिकों की जान भी गई, हालांकि विजय मिली, ऐतिहासिक विजय मिली। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया। लेकिन उसका सबक आज ये है कि पूरा बांग्लादेश एक बार फिर उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जिनसे भारत ने निकाला था उसे। और इसमें बांग्लादेश की जनता भी उत्साही है, वो उसी गति में रहना चाहती है। इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र पाकिस्तान की संस्था, जासूसी खुफिया संस्था आईएसआई ने रचा। आईएसआई लगातार 1971 का बदला लेने के लिए सक्रिय रही। उसने वहाँ के जो अतिवादी थे, जो रूढ़िवादी थे, इस्लामिक मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, जमायत इस्लामिक थी, इन सबके पीछे, पर्दे के पीछे रहकर इसमें घुसपैठ करके उसने वहाँ की जो राष्ट्रवादी सरकार थी, उसका, सेकुलर सरकार थी, उसका विरोध किया और उसके खिलाफ विश्वबमन किया। उसकी परिणति कल हुई और जो कुछ हुआ वो भयावह है। कल वहाँ सेना ने
जानबूझकर एक लापरवाही की। एक तरफ प्रधानमंत्री से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए और 45 मिनट में देश छोड़ दीजिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, देश छोड़ दिया। लेकिन सेना ने कहीं भी उस उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। चाहे थी सेना तो ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, देश भी छोड़ दिया, लेकिन उन्मादियों को रोक तो सकती थी सेना। सेना ने उन्हें खुली छूट दी और उन लोगों ने न संसद भवन को बख्शा, ना उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास को बख्शा। प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए, वहां लूटपाट की। प्रधानमंत्री की जो निजी संपत्तियां थी, घरेलू सामान थे, उन सबको लूट कर ले गए। उनके कपड़े लूट लिए, साड़ियां लूट ली, उनके सामान, बक्से, फर्नीचर सब उठा कर ले गए। संसद भवन में घुस गए, मुख्य न्यायाधीश के आवास में घुस गए, और जो तांडव हुआ वो बहुत भयावह है। लेकिन इन सबसे ज्यादा चिंता की बात जो है भारत के लिए और भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए, वो है हिंदुओं पर जो हमले शुरू हुए। जो वहां के छात्र थे और जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, उनकी मांग ये थी कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। उनकी नाराजगी सरकार से थी। सरकार बदल गई, सरकार इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री ने देश छोड़कर चली गई। लेकिन हिंदुओं से क्या नाराजगी थी? नाराजगी सरकार से, हमले हिंदुओं पर। जैसे ही प्रधानमंत्री ने देश छोड़ा और अराजक तत्वों ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए, हिंदुओं के घरों में घुस गए, महिलाओं के साथ बदतमीजियां हुई हैं, लूटपाट हुई है, मारकाट हो रही है, और हिंदुओं की संपत्ति लूटी जा रही है, दुकान मकान सब लूटा जा रहा है। एक साथ मंदिरों पर हमले शुरू हो गए। इस्कॉन मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर है ढाका में, उस मंदिर में 1971 के युद्ध में 2 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई गई थी इस्कॉन मंदिर की ओर से। काली मंदिर, जो प्रसिद्ध काली पूजा के लिए ढाका भी जाना जाता है क्योंकि बंगाल का ही हिस्सा था, उस मंदिर में आग लगा दी गई, 4 मंदिर जला दिए गए। अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर जिस तरह से हमले हुए हैं, ये बहुत चिंताजनक है। और सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए ये है कि पड़ोसी देश जो हमारे नीतियों के अनुसार चलता था, वो आज हमारे हाथ से निकल गया और अब वो पाकिस्तान, चीन के मकड़जाल में फंस गया है। एक और पाकिस्तान अब हमारे पूरब में खड़ा हो गया। पहले पश्चिमी पाकिस्तान ही था और पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन बाद में बांग्लादेश बना तो हम पूर्वी सीमा से सुरक्षित हो गए थे, निश्चिंत हो गए थे। लेकिन आज फिर एक पूर्वी पाकिस्तान खड़ा हो गया है और भारत की सीमा सुरक्षा भी चिंताओं में घिर गई। इसका एक बड़ा परिणाम यह होगा कि बांग्लादेश से भारी संख्या में देश में घुसपैठ होगी। वहां से हिंदू भागेंगे, निश्चित रूप से भागना पड़ेगा क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है। सेना आंदोलनकारियों, अराजक तत्वों के साथ है, जमात इस्लामी के साथ है, वो उनका साथ देगी और वहां से हिंदुओं पर हमले बंद नहीं होंगे। हालांकि भारत सरकार का कड़ा रुख देखने के बाद वहां का जो जनरल है, जिसने इस षड्यंत्र में भागीदारी निभाई, जो कि शेख हसीना का बड़ा विश्वास पात्र भी था, लेकिन उसे तत्काल मौके पर धोखा दिया और उसने इन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर किया। उसने कल औपचारिकता निभाते हुए कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए कि इन नंबरों पर अल्पसंख्यक शिकायत कर सकते हैं अगर कोई घटना हो तो। ये केवल मात्र औपचारिकता है, कुछ नहीं हुआ उन नंबरों का, वो सिर्फ दिखावा था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। लगातार वहां हिंदुओं पर अब भी हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है देश में, ट्विटर भरा पड़ा है, एक्स पर लगातार पोस्ट आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ करिए, बचाइए हिंदुओं को, हिंदुओं की अस्मिता बचाइए, हिंदुओं का के लिए कुछ भी करिए। और यहां तक स्थिति है कि सोशल मीडिया में कल इंदिरा गांधी ट्रेंड हो रही थी। लोग इंदिरा गांधी का उदाहरण दे रहे थे कि जैसे इंदिरा गांधी ने घुसपैठ की, जैसे इंदिरा गांधी ने कड़ा निर्णय लिया, ऐसे आप भी लीजिए और बांग्लादेश के हिंदुओं को किसी भी कीमत पर बचाइए। कुछ लोगों ने तो ट्विटर पर यह भी लिखा, एक्स पर,
कि जो भी खर्चा हो देश की जनता देने को तैयार है, भुगतने को तैयार है। कितना खर्चा आएगा बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने पर, जो आप एक्शन करेंगे वो भारत की जनता वहन कर लेगी, लेकिन हिंदुओं को बचा लीजिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने सुरक्षा प्रदान की शेख हसीना को, और सुरक्षा देकर उनको भारत में शरण भी दी है। अभी अस्थायी शरण दी है, वो दिल्ली में है। लेकिन चिंता इसी बात की है कि सरकार ने अगर विलंब किया तो फिर बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं रहेगा। हिंदू विहीन हो जाएगा बांग्लादेश भी, पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान हिंदू विहीन हो गया, वैसे ही बांग्लादेश भी विहीन हो जाएगा। और ये जो ट्रेंड चला है कि एक समूह में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ अभियान चला देना, सरकार के खिलाफ, सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कूच कर देना और फिर विजय हासिल कर लेना और उस पर जश्न मनाना, ये अफगानिस्तान से शुरू होकर श्रीलंका होते हुए बांग्लादेश तक पहुंचा है। और एक और चिंता की बात है, वो ये है कि भारत में कुछ लोग जो तथाकथित अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो बड़े प्रगतिशील कहते हैं, वो बांग्लादेश की इन घटनाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तानाशाह का अंत हो गया। अरे तानाशाही तो अब शुरू हुई है बांग्लादेश में, अब तो सेना के कब्जे में है बांग्लादेश। एक लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार, प्रधानमंत्री का होना तानाशाही है या सेना के प्रमुख के हाथ में सत्ता होना तानाशाही? लेकिन वो इसको इस विजय के रूप में देख रहे हैं कि ऐसा कहीं भारत में भी हो जाए। ये लोग देश की सुरक्षा और देश की एकता अखंडता के लिए ये भी खतरा है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की इन घटनाओं को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे एक बहुत बड़े विजय हासिल हो गई। किसी को चिंता नहीं है। ये जो इतने सेकुलर हैं, जो भारत में सेकुलरिज्म का राग अलापते हैं, उन्हें बांग्लादेश का सेकुलरिज्म दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ सेकुलरिज्म की क्या हाल है। हिंदुओं के घरों में घुस घुस कर उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो उनके लूटपाट हो रही है, जो उनके हत्याएं हो रही हैं, जो उनके साथ हो रहा है, वो उनका किसी भी रूप में उनके लिए चिंता की बात नहीं। उनके लिए खुशी की बात यह है कि शेख हसीना हट गई, प्रधानमंत्री वहां से भाग आई है, वो भगोड़ा कह रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सारी चिंताएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत सरकार इस पर कितनी जल्दी निर्णय लेती है, ये देखने की बात है। और भारत सरकार को कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा, अन्यथा देश में एक बहुत भारी आक्रोश यहाँ के बहुसंख्यक समाज में पैदा हो सकता है। इस समय देश के जितना भी हिंदू समाज है, जो भी राष्ट्रवादी समाज है, उसकी चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। हमारा पड़ोसी देश है, उसका आंतरिक मामला है, वो सरकार में कौन रहे कौन ना रहे ये उनका अपना मसला है। लेकिन कम से कम हम हिंदुओं की चिंता तो कर सकते हैं। हालांकि वहाँ की सरकार रहने ना रहने का असर है, कौन सरकार रहे, उसके संबंध भारत के साथ कैसे रहेंगे, वो चीन के साथ संबंध रखेगी या पाकिस्तान के साथ संबंध रखेगी, इस पर भी निर्भर करेगा। बांग्लादेश की जो अभी तक की सरकार थी, वो हर मोर्चे पर भारत सरकार के साथ, भारत की जनता के साथ खड़ी रही और इस सरकार ने वहाँ हिंदुओं की को सुरक्षा भी दी थी। लेकिन अब वो सुरक्षा खत्म हो गई। भारत का इतिहास भी है कि इस परिवार को, शेख हसीना के परिवार को, भारत ने पहले भी शरण दी थी। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को जब हत्या हुई और उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया था, वहाँ सेना ने एक बार तब कब्जा किया था। उस समय शेख हसीना विदेश में थी, इसलिए वो बच गई। उन्हें भारत सरकार ने शरण दी, दिल्ली में रही। वो 1975 से लेकर 1981 तक दिल्ली में ही रही। उसके बाद वो बांग्लादेश में गई, वहाँ चुनाव लड़ा। अवामी लीग, उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और वो जीती, 3 बार प्रधानमंत्री बनी। और इस तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनी तो विपक्ष ने वहाँ बायकॉट किया था,
लोग कह रहे हैं कि तानाशाही से प्रधानमंत्री, विपक्ष चुनाव में उतरा ही नहीं, तो क्या करेंगे? जो तो किसी ने उसे रोका तो नहीं था कि वो चुनाव में ना आए, लेकिन वो खुद ही चुनाव से बहिष्कार कर गए। जब चुनाव से बहिष्कार कर गए तो ठीक है, वो यही जीती और प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक आंदोलन की आड़ लेकर वहां इस्लामिस्ट फंडामेंटल मानसिकता के लोग वहां सफल हो गए। जमायत इस्लामी ने एक बार फिर वहां तख्ता पलट करा दिया है, और ये जमायत इस्लामी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है। आईएसआई के मंसूबे सफल हो गए। समय रहते शायद प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगर सही सूचना मिली होती, उनकी इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है, वो शायद जान ही नहीं पाई कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कौन है। वो इसे छात्र आंदोलन समझती रही, वो छात्र आंदोलन नहीं था, ये जिहादी आंदोलन था। इसका मकसद आरक्षण खत्म कराना नहीं था, इसका मकसद तख्ता पलट कराकर इस्लामिक सरकार बनाना था बांग्लादेश में। धर्मनिरपेक्ष सरकार को खत्म करके इस्लामिक सरकार स्थापित करना था। ये जिहादी मानसिकता थी जो पूरे दुनिया में काम कर रही है। इस जिहादी मानसिकता ने एक देश को जो प्रगति कर रहा था धीरे धीरे, उसको एक तरह से तबाह कर दिया। वो उनका मामला है, लेकिन हमारी चिंता फिर वही वहाँ के हिंदू समाज को, वहाँ के हिंदुओं की अस्मिता को, उनकी जान माल को बचाना सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसके लिए भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है कि वो कितनी जल्दी और कैसे वहाँ हस्तक्षेप करते हैं और वहाँ के हिंदुओं को बचाते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की घटना निश्चित रूप से भारत की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। अगर बांग्लादेश की अनदेखी हुई, बांग्लादेश की जनता को इसी तरह से मरने के लिए मजबूर किया गया, उनको सुरक्षा नहीं मिली, उनकी चिंता नहीं हुई, तो भारत की राजनीति भी इससे प्रभावित हो। लेकिन देश की जनता को उम्मीद है, राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुत्व इसके विचार में है, जरूर प्रधानमंत्री और भारत सरकार कोई कड़ा एक्शन लेगी और पड़ोसी देश के हिंदुओं को बचाएगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।